हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, एंड देन हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़े थे। वहाँ पे आपको ये पता चला होगा कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन वो सारी फंक्शंस थे जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेप पे डिपेंडेंट होते हैं किसी भी सिस्टम के। बट आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी वर्क एंड हीट। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं कि पाथ फंक्शन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्क एंड हीट, थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या सारी चीजें पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज वर्क, ओके, वर्क क्या है, आप सबने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है। लेकिन आप वर्क को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, अगर मैं डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसको लिखना चाहूँ तो दिस विल बी अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। व्हाट इज वर्क? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मोड है टू और फ्रॉम सिस्टम। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर करने का, टू एंड फ्रॉम, या तो सिस्टम में या सिस्टम से बाहर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू, आप क्या बोलोगे? सराउंडिंग। सो ये डेफिनेशन आप बिल्कुल नोट कर सकते हो कि वर्क क्या है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, कि एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का सिस्टम से या सिस्टम के द्वारा। ओके, सो इसको आप बोलते हो वर्क। लेट्स से आपके पास एक सिस्टम है। ओके, आपके पास एक सिस्टम है। सो हो क्या सकता है कि सिस्टम खुद वर्क करे। ओके, सिस्टम खुद वर्क करे तो सिस्टम से हो रहा है, दैट विल बी फ्रॉम। ओके, एंड अ सिस्टम में वर्क हो रहा तो दिस विल बी टू सिस्टम। ओके, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग। सो सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो सकता है या सिस्टम खुद वर्क करके सराउंडिंग में वर्क कर सकता है। तो दिस इज वर्क, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर मैं बात करूं कि अभी तक जो आपने वर्क के बारे में पढ़ा है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पे ये क्या है? आपका फोर्स है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अगर आपने किसी भी चीज पे, किसी भी ब्लॉक पे लेट सपोज एक फोर्स लगाया एंड इस पे कुछ dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ गई, इतना डिस्प्लेस हो गई, तो आप इसमें वर्क क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैंने जितना फोर्स लगाया इनटू जितने डिस्प्लेसमेंट हुई, ये मैंने पूरा काम किया। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। और अगर आप वर्क की बात करते हो तो वर्क हमेशा दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक आपका फोर्स और एक आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वर्क जो होता है हमेशा दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक तो होता है इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर कितने जोर से वो चीज काम किया जा रहा है, एंड दूसरा क्या हो गया? आपका कैपेसिटी फैक्टर, कितना किया जा रहा है। दैट मीन्स आप कितने फोर्स से कर रहे हो और कितनी देर तक कर रहे हो। तो आपका फोर्स क्या हो गया? इंटेंसिटी हो गई, एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो कैपेसिटी फैक्टर हो गया। अब इसको मैं रिलेट कराना चाहूँ तो जैसे आप ग्रेविटेशनल वर्क की बात करो तो ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, राइट? ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर हो गया। And इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाइट से, कितनी हाइट पे वो काम कर रहे हो। दैट मीन्स आपने एक बॉल को यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो ये आपकी हाइट हो गई, राइट? मास इसका कुछ होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स्ड है। तो दैट मीन्स ये आपका इंटेंसिटी हो गई, ये आपकी क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई। अगेन अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करो, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करो तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस, ये वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वॉल लिख देता, ये भी आपको वोल्टेज वॉल्यूम कंफ्यूजन होगी। लेट्स से दिस इज वी, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद वी। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो चार्ज इनटू वोल्टेज होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे जो Q हो गया वो आपका इंटेंसिटी फैक्टर हो गया। अगेन जो आपका वोल्टेज हो गया दैट इज कितना ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। नाउ अगर आप बात करते हो मैकेनिकल वर्क की, जिसकी बात हमें इस चैप्टर में करनी है, हमें किसकी बात करनी है? मैकेनिकल वर्क की। तो अगेन जब मैकेनिकल वर्क की बात करता हूं तो आपको क्या होगा? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। एक एग्जांपल लेते हैं पिस्टन का। ओके, ये सिस्टम है, ये पिस्टन है इसका,
ओके, ये एक सिस्टम है। ओके, नाउ ऊपर से आप एक प्रेशर लगा रहे हो। ओके, आपने एक प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल, जिसके चक्कर में इनिशियल मान लो वॉल्यूम V2 है, ये चेंज होके कितना हो गया, V1 हो गया। ओके, सो आप टोटल जो आप बोलोगे मैकेनिकल वर्क हो गया, वो क्या हो गया, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। ओके, सो ये फोर्स हो गया एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी V2 माइनस V1। ओके, सो इसमें आप क्योंकि देखो बाहर से फोर्स लगा रहे हो, दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, ये सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ऐसे वर्क को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव वर्क बोलते हो। बिकॉज ये सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, कोई भी चीज जब आप बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये चीज सिस्टम के परस्पेक्टिव से होती है, राइट। सो सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, एंड ओवरऑल साइन इसका पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि देखो अगर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो इनिशियल वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहेगा, फाइनल वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा, तो जब डिफरेंस लोगे तो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव वर्क डन। ओके, बट बट एक क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है कि ये तो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। आप इसको क्या बोलोगे, कभी भी कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है तो आपका पॉजिटिव वर्क होता है, दैट मीन्स सिस्टम पे काम किया जा रहा है। बट एक सिनारियो लो जहां पे क्या हो रहा है कि सेम केस में अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है और बाहर वाला प्रेशर कम है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होने की जगह क्या होगा, एक्सपेंड होना चालू हो जाएगा, और उस टाइम क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इस वाले प्रेशर को आप काउंट करोगे वर्क के लिए, तो जो प्रेशर हुआ, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। आप ध्यान से देखो कि V2 जो है, क्योंकि अंदर से बाहर की साइड एक्सपेंड हो रहा है, तो पहले कम वॉल्यूम था, तो ये जो इनिशियल वॉल्यूम होगा ये कम होगा, और फाइनल वॉल्यूम जो एक्सपेंड होने के बाद है वो ज्यादा होगा, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस केस में जो ओवरऑल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, एंड जब सिस्टम काम करता है खुद, दैट मीन्स फ्रॉम सिस्टम काम होता है, तो ऐसे वर्क को आप क्या बोलते हो, नेगेटिव वर्क। ओके, बिकॉज ये सारी चीजें फ्रॉम टू ये किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है, हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना, वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव बोलते हो। ओके, दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड अगर वर्क डन बाई सिस्टम, सिस्टम खुद ही कर रहा है, अगर सिस्टम ही वर्क कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा तो वो नेगेटिव होगा, और ये सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि सिस्टम में एनर्जी आई या सिस्टम से एनर्जी चली गई। याद रखना, एनर्जी एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, तो ये नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, राइट। यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आप सिस्टम के रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है कि अगर सिस्टम में हीट आ रहा है, सॉरी हीट नहीं, वर्क डन, हीट अभी बात करेंगे, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, तो दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज सिस्टम की एनर्जी आप या बोलो वर्क किया जा रहा है, तो एनर्जी अल्टीमेटली सिस्टम की बढ़ जाएगी। एंड जब सिस्टम खुद ही ये काम कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, तो दैट विल बी नेगेटिव। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि वर्क डन क्या है। ओके, ऑन सिस्टम बाई सिस्टम, पॉजिटिव कब लेते हो, नेगेटिव कब लेते हो, एंड थर्मोडायनेमिक्स में वर्क आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। नाउ हीट की बात करते हैं। ओके, बात किसकी करते हैं, हीट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, हीट पे, ध्यान रखना कि जो वर्क है ना, वर्क वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कैरी किया जा रहा है इसको, राइट। तो जो वर्क है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली जो आपका वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। ओके, स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट होते हैं, कि इनिशियल स्टेट पे कुछ स्टेट था, फाइनल स्टेट पे कुछ स्टेट था, एंड उसके अगर मान लो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो स्टेट फैक्टर्स होते हैं ना उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता, डेल्टा टी बोल दो, डेल्टा वी, आप सॉरी डेल्टा वी बोल लो, डेल्टा पी बोल लो, ये सारी चीजें जीरो होती है। आपको पीवी ग्राफ बताया था मैंने। एंड अगर साइक्लिक प्रोसेस है, लेट्स से साइक्लिक प्रोसेस है, ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, वापस ए पे आ गए, अगर सब घूम फिर के ए पे आ गए ना, तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, बिकॉज वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो देयर विल बी नो डिफरेंस।
बट अगर पाथ डिपेंडेंट चीज़ हो, पाथ फंक्शन हो कोई चीज़, तो उस पे ऐसा नहीं है कि इन सब का वर्क डन का प्लस करोगे तो वो 0 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, दैट डिपेंड कि सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है, राइट? तो वो मैं जब आपको क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मान के चलना कि वर्क वर्क जो होता है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। वो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो किस तरीके से, अगर मान लो कि इस तरीके से काम किया गया तो वर्क कुछ और आएगा, और इस तरीके से काम किया जाए लेट सपोज तो कुछ और वर्क आएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना और जानना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हीट। ओके, हीट क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए हीट क्या होता है, हीट इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपके पास सिस्टम है, ओके, अब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अंदर अंदर बाहर, ओके, सो इसी को आप क्या बोलोगे? हीट। ओके, दैट मीन्स हीट भी क्या है, एक मतलब एनर्जी आप बताना चाहते हो, राइट? तो अगर आपको पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that flows, that flows between what? System and surrounding, right? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो आपका क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड हीट। ओके, याद रखना हीट हमेशा हाईयर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के साइड फ्लो करती है, ये आपको पता है, आपने हमेशा देखा भी है। कोई भी गर्म चीज, आप गर्म दूध के ग्लास, ओके, आप उसको हाथ से होल्ड करते हो, आपको गर्म बहुत ज्यादा लगता है, रीजन बीइंग कि आपका हाथ ठंडा है। ओके, आपका हाथ क्या है? ठंडा है, और दूध बहुत ज्यादा गर्म है। तो बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है कि हीट कहाँ से गर्म से ठंडी चीज में ट्रांसफर होगी, तो वो सारा का सारा हीट आपके हाथों के अंदर जा रहा है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा वो गर्म लग रहा है, राइट? आग के पास होते हो आपको गर्म लगता है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको कब ये दूध ठंडा फील होगा? दो कंडीशन है। आपको ये दूध ठंडा फील होने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। या तो दूध ही ठंडा हो जाए, राइट? उस केस में क्या होगा, आपके हाथों का टेम्परेचर और दूध का टेम्परेचर सेम होगा, देयर विल बी नो ट्रांसफर, राइट? तो उस केस में आपको नॉर्मल लगेगा। और ठंडा लगने के लिए क्या होगा कि इसका टेम्परेचर है तो और कम कर दूं, तो उस केस में आपके हाथों का टेम्परेचर ज्यादा होगा, दूध का टेम्परेचर कम होगा। तो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से क्या होगा कि हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट जाएगी, तो आपके हाथों से हीट ना, आपके जो बॉडी की हीट है वो दूध में चलती जाएगी, तो उस केस में आपको ठंडे की सेंसेशन आएगी, बिकॉज आपके हाथों से हीट लूज हो रहा है। एक तो ये तरीका है। या दूसरा तरीका है कि आपका हाथ ही उस दूध के टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाए। ओके, मान लो कि आपके ये हाथ, आपके पास कोई सुपर पावर है, ठीक है, एंड आप अपने हाथों को, नॉर्मल बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करती है, मान लो कि आपकी बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ नहीं होता आपके बॉडी को, एंड दूध का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। अब इस 80 डिग्री सेल्सियस वाले हाथ से दूध को छुओगे तो होगा क्या? अगेन आपके हाथों से हीट लूज होगा, क्योंकि आपका हाथ ज्यादा गर्म है, तो आपको ठंडा लगेगा। तो ठंडा लगना, गर्म लगना, ये जस्ट डिपेंड करता है कि जिस सिस्टम में हो, जिस सराउंडिंग में आप हो, वहां पे आपके बॉडी से टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है। आप दिल्ली में हो, 45 डिग्री सेल्सियस है, आपको गर्मी लग रही है, बिकॉज बाहर से हीट आपके बॉडी में आ रही है। आप शिमला चले गए, बाहर का टेम्परेचर 10-20 डिग्री सेल्सियस है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट लूज करना चालू कर देती है, आपको ठंड लगती है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हो मोटे मोटे, राइट? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ अगर मैं बोलूं कि हीट का फॉर्मूला क्या है, ओके, तो जो हीट का फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन हीट डेल्टा क्यू, दैट विल बी एम एस डेल्टा टी। ये ध्यान रखना, एम एस धोनी का नाम याद रखना, एंड डेल्टा टी। एम यहाँ पे मास है, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बताता हूँ, एंड टी है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर। मास, नॉर्मल मास। स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेट सपोज वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि एक यूनिट वाटर, अब वो एक यूनिट में आप 1 ग्राम लो, जो भी एक यूनिट, दैट मीन्स 1 kg ले लो, उस तरीके से। ओके, सो एक यूनिट वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितनी हीट दूं मैं? किसी भी बॉडी को, इन जनरिक मैं बात करूं तो किसी भी बॉडी के एक यूनिट वेट को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हो? स्पेसिफिक हीट। ओके, सो मान लो कि एक यूनिट के लिए अगर स्पेसिफिक हीट एस है, तो
मास m के लिए कितना होगा, m इंटू एस, तो दैट इज लाइक टोटल हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ तो देखो, अगर मैं मान लो कि मास 1 ग्राम है, मास 1 ग्राम है, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो बचा क्या, स्पेसिफिक हीट ही बचा। तो अगर मान लो एक यूनिट बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस से जो चेंज करना है, तो उस टाइम जो हीट होगा उसी को क्या बोलोगे। डेफिनेशन इसी तरीके से तो क्रिएट होता है। अगर आपको डिफाइन करना है कि डेल्टा क्यू हीट क्या है, एम आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट क्या है, तो आप क्या करो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, दैट मीन्स अगर मास 1 ग्राम हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये 1 1 हो गया, इस साइड खाली एस बच गया। अब ये एस किसके बराबर है, हीट के बराबर है। तो वो हीट जो एक यूनिट सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। वो आपको ध्यान रहेगा। ओके, नाउ डेल्टा क्यू की वैल्यू प्लस हो सकती है, डेल्टा क्यू की वैल्यू चेंज इन हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई भी जब रिएक्शन होता है तो क्या हो सकता है कि डेल्टा क्यू चेंज इन हीट ओवरऑल रिएक्शन के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो उसको आप बोलते हो एंडोथर्मिक, एंड नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। नाउ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, कंफ्यूजन अराइज हो सकती है यहाँ पे। एक्सोथर्मिक में तो हीट बाहर निकलता है, वो नेगेटिव कैसे हो गया। देखो, एक्सोथर्मिक में जब हीट बाहर निकलता है, लेट सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो, आपको हीट बाहर निकल रहा है, आप सराउंडिंग के पार्ट हो, सिस्टम क्या है, वो टेस्ट ट्यूब है। तो जो भी बात होती है किसके रिस्पेक्ट में होती है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में होती है। तो अब सिस्टम के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम से हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई ना, तो उसको आप नेगेटिव बोलोगे। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, दैट मीन सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब कर लिया। ओके, एंड डेल्टा क्यू क्या हो गया, नेगेटिव अगर है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर एंथैल्पी नेगेटिव होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पॉजिटिव है तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखना। ओके, हमेशा। अब आने वाले चैप्टर, अभी जब इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो रिएक्शंस के आगे या कहीं पे भी आप चैप्टर भी देखोगे ना थर्मोडायनेमिक्स का, किसी और भी चैप्टर का, तो उसमें ना रिएक्शन ए प्लस बी से सी प्लस डी मिल रहा है और लास्ट में कुछ एनर्जी लिखी रहती है, वो प्लस या माइनस में हो सकती है कुछ। याद रखना, उस प्लस और माइनस से डिसाइड करते हो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, एंड न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं कि ये कुछ कन्वर्जन यूनिट ध्यान रखने हैं आपको। ओके, हीट और यूनिट ऑफ हीट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आएगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या है तो कैलोरीज। ओके, कैलोरीज CAL से रिप्रेजेंट करते हो। आप खाना वाना खाते हो, आप जिम विम जाते हो, आप कैलोरीज का बहुत ध्यान रखते हो, कितना बर्न कर रहे हो, कितना खा रहे हो, राइट। तो आप यूनिट ऑफ हीट या वर्क बोलो, दैट इज कैलोरीज। ओके, एक कैलोरी जो होती है ना, ये होता है आपका 4.18 जूल। कई जगह इजी ईज फॉर कैलकुलेशन के लिए 4.2 जूल ले लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना 4.18 ही लेना, 184 होता है टू प्रिसाइज। ओके, अगर 1 किलो कैलोरी, आप कुछ भी खाना खाते हो ना, कुछ भी पैकेज फूड लेते हो, आप कुछ भी लेते हो, उसमें देखना इंग्रेडिएंट्स में पीछे की साइड को एनर्जी लिखा रहता है, किलो कैलोरीज में लिखा रहता है। ओके, सो आपको पता चल जाएगा कि 100 ml 100 ग्राम उसका खाओगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, एंड आपको ध्यान रखना है कि उसको बर्न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है जिम में। ओके, सो अगेन अगर इसमें कन्वर्ट कर तो 184 किलो जूल हो जाएगा। है, कैलोरी टू जूल है तो किलो कैलोरी टू किलो जूल हो जाएगा। अगेन आपको पता है कि जो वर्क होता है वो क्या था आपका, प्रेशर इनटू वॉल्यूम था। प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर हो सकता है, एंड वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी हो सकता है। तो कई बार आपको इस तरीके से आ सकता है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर, अगर ये है आपका वर्क, तो आप बताओ ये जूल में कितना है। तो ध्यान रखना, ये कन्वर्जन 1.3 जूल, दैट मीन्स 101.3 जूल जो होता है वो 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर विल बी 24.206 कैलोरीज, ध्यान रखना। और एक अर्ग्स भी यूनिट होती है, वो दैट विल बी 1 लीटर एटमॉस्फेयर विल बी 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 अर्ग्स।
ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको डिफाइन करना हो वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। अगर ये बच्चों वीडियो आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू बच्चों।